चलिए, तो आज हम लोग गदोली भाग 2 10वां के हिंदी गदोली भाग 2 के गद्य खंड का पहला चैप्टर, पहला पाठ, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी समझ विकसित करते हैं, क्योंकि इनके समझ से हम पाठ को मैंने बहुत नजदीक से समझ पाएंगे। आप सब भी जानते होंगे कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इन्हें जानता है कि नहीं? और ऐसे भी जानते हैं कि दलित वर्ग के जो भी समुदाय के लोग हैं वो इन्हें भगवान की भांति पूजते हैं। हमारी भारतीय जो पहले का समाज रही है, वह समाज अनेकों विडंबनाओं से भरा पड़ा था, जो मानव को मानव से अलग रखा था। वह समय था, उसे याद कीजिए, जब राजा महाराजाओं का समय था। उस समय दलितों को समाज के सबसे निम्न वर्गीय समझा जाता था। उन्हें समाज में समानता का दर्जा नहीं था। शिक्षा हो, मंदिर हो, चाहे जितने भी अच्छे कर्म हो, उनमें इनकी सहभागिता नहीं रहती थी। इन्हें छांट कर रखा जाता था। मंदिर में जाना मना था। अगर बड़े जातियों के दरवाजे से जाना होता था तो उस समय इनको अपनी चप्पल निकाल लेना पड़ता था पैर से, या तो सर पर रखना पड़ता था या हाथ में लेकर तब उनका द्वार क्रॉस करना पड़ता था। इनकी स्थिति ऐसी थी। इन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था और इस पर तर्क क्या दिया जाता था कि आपको ईश्वर वैसे ही बनाकर भेजे हैं, आपका काम है सेवा करना, सिर्फ सेवा करना और जूठन खाना, जो बचा खसा मिलेगा लोग के घर से वही खाना और समाज से दूर रहना। ऐसी स्थिति इनकी थी। और वैसी स्थिति से आज के भारत में उन लोगों को समान बनाने का जो सबसे सशक्त कदम और सशक्त अगर निर्माण किया है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस मायने से इन्हें बहुत आदर पूर्वक इन्हें याद किया जाता है। इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। योग्यता तो पूछिए मत। इनका जन्म जब 14 अप्रैल, कब हुआ था इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू नामक जो स्थान था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। अब आप समझिए कि इनका जन्म जब हुआ तो उस समय इनकी जाति की स्थिति काफी माने क्या कहते हैं, माने वही दयनीय स्थिति में थी। पहले से सुधरी नहीं थी। शासन भले बदला था, रजवाड़ों से अब अंग्रेजों के अधीन आया था, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति वैसी ही थी। अब इनका भी जन्म हुआ तो इन्हें भी समाज से लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा। अपने जाति की स्थिति को उभारने के लिए इन्होंने प्रण किया कि मैं अपने जाति का उद्धार करके ही रहूंगा। और फिर उन्होंने लड़कर अपनी शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के बाहर बैठते थे, लेकिन फिर भी लड़कर स्कूल के कक्षा के अंदर अपनी जगह कायम की। फिर अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते गए। इन्होंने विदेश में पहले अमेरिका गए, फिर वहां से लंदन गए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के तत्पश्चात बाद ये भारत आए। इन्होंने एजुकेशन को क्यों चुना, शिक्षा को क्यों चुना? क्योंकि इन्हें पता था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमें सबसे ऊंचा बना सकता है। शिक्षा अगर हम ग्रहण करेंगे, एक योग्यताधारी बनेंगे, एक बड़ा
बनेंगे तभी ये दुनिया मुझे सुन पाएगी, मेरे बातों को समझ पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम अच्छा बड़ा व्यक्ति नहीं बनेंगे तो ये दुनिया के लोग मुझे सुनेंगे नहीं। और जब तक ये दुनिया मुझे नहीं सुनेगी, जब तक दुनिया मुझे नहीं सुनेगी, तब तक मैं उद्धार नहीं कर पाऊंगा। आप ही लोग बताइए, हम लोग समाज में रहते हैं, कोई सामान्य मनुष्य अगर कोई बात कहता है तो कोई गंभीरता से लेता है, और वही बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तब एक प्रधानमंत्री ऐसे कहे हैं, जरूर कोनो बात होगा। और आप कहिए तो आपका बात में कोनो वैल्यू है? कोनो वैल्यू नहीं है। सामान्य आदमी अगर मंच पर जाकर बोलने लगे तब लोग लगेंगे अपना अपना मोबाइल चलाने लगेंगे, दूसरा काम करने। लेकिन वही कोई अगर प्रसिद्ध व्यक्ति अगर बोलने लगे तो सब लोग कान खोल के सुनेंगे क्या कह रहे हैं। जैसे मोदी जी सुनाते हैं तो सब लोग नहीं अलर्ट होकर सुनते हैं, हे मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि जब तक हम बड़े नहीं बनेंगे ना, तब तक लोग मुझे सुनेंगे नहीं, और जब तक लोग मुझे नहीं सुनेंगे तब तक हम समाज को नहीं सुधार सकते या समाज में एक नया परिवर्तन नहीं ला सकते। और फिर उन्होंने अपनी डिग्रियां बढ़ाना शुरू किया, अर्थशास्त्र में कहिए, राजनीति शास्त्र में कहिए, लॉ में कहिए, हर क्षेत्र में अपनी पूर्ण मैंने क्या कहते हैं उपलब्धियों को प्राप्त किया। इनकी डिग्रियां काफी थी जिसकी बारे में आप मैंने क्या कहते हैं अनुभव नहीं कर सकते। उतनी डिग्री अगर आपको लेनी हो तो आप बुढ़ा जाएंगे, हम लोग बुढ़ा जाएंगे डिग्रियां लेते लेते। लेकिन इन्होंने वो सारी डिग्रियां अपने सही समय प्राप्त किया और तब भारत को लौटे। और जब भारत को लौटे तो इन्होंने एक ही मिशन रखा था, क्या? अपनी जाति का उद्धार करना, समाज में समानता का दर्जा देना, और समाज में जो है ऊंच नीच की जो भावना है उसे खत्म करना। और इस उद्देश्य से आए, और फिर भारत में जो आए थे, यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन चल रही थी, लड़ाइयाँ जारी था। तब इन्होंने महात्मा गांधी से मिलकर फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, कुछ समानताएं उस समय दिलाई। और फिर भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय शासन तंत्र में इन्हें प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन पुनः ये पद को छोड़ दिए क्योंकि इनको पद का लालच नहीं था। इन्हें क्या करना था? अपनी जाति का उद्धार करना था। अगर ये पद पर बने रह जाते तो फिर एक सीमा में बंद कर रह जाते और अपनी जाति का उद्धार नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया और फिर भारतीय संविधान का निर्माण करने में इनकी अहम भूमिका रही है। भारतीय संविधान निर्माता जो समिति थी उसका वो क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और जो है संविधान बना और उसी संविधान में इन्होंने आरक्षण नीति को स्थापित किया। और उसी आरक्षण नीति का देन है कि एक हरिजन का बेटा आज डीएम भी बन सकता है, एसपी भी बन सकता है, मुखिया भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, हर क्षेत्र में वह सबके साथ आ सकता है। और जो है इस प्रयास में उन्होंने जगह जगह भाषण भी किए, जगह जगह अपना क्या कहते हैं लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसी में उनका जो है क्या कहते हैं उन्होंने लाहौर अधिवेशन में जाति पातक तोड़क मंडल में इनका एक भाषण होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो भाषण नहीं हो पाया। अब जब भाषण नहीं हुआ तो जो इन्होंने लेख तैयार किए थे, मान लीजिए जैसे हम लोग तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग जब कहीं भाषण देने जाते हैं तो पहले अपना स्पीच तैयार करते हैं कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। नहीं, तो उन्होंने अपना भाषण जो तैयार किया था, बट जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या किया, उसको रचित किया, उसी में संपादित किया गया और ललाई सिंह के द्वारा जो है उसे अनुवाद करके हमारे सामने आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के रूप में आज हमारे सामने है। और आज हम इसी पाठ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भाषण में वो क्या बताना चाहते थे, लोगों को क्या समझाना चाहते थे, किस रूप में उन्हें समाज में समानता स्थापित करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इन चीजों को जो है हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप श्रम का मतलब क्या समझते हैं?
अब श्रम का मतलब मेहनत समझते हैं। श्रम को हम दूसरे नाम में मेहनत भी कह सकते हैं, नहीं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। व्यवसाय के द्वारा भी आप लोग श्रम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं कि नहीं करते हैं। श्रम का क्षेत्र अलग अलग है और श्रम जो है प्रधान होता है, नहीं, ऐसे श्रम का नाम हम लोग काम भी कह सकते हैं कि नहीं। काम करना श्रम करना होता है कि नहीं होता। तो कह रहा है कि श्रम विभाजन माने क्या होता है? बांटना। किसको बांटना? काम को बांटना, श्रम को बांटना, रोजगार को बांटना, व्यवसाय को बांटना। किस आधार पर? एवं जाति प्रथा। मतलब इस शीर्षक का एक छोटा सा अंश ये समझे हम कि जो समाज हमारा है, भारतीय समाज, उसमें जो श्रम का विभाजन किया गया है और उसका आधार जाति बनाकर किया गया है, लेखक इसी पर आपत्ति जाहिर करते हैं और लेखक कहते हैं कि ये आपत्तिजनक है और ऐसा करना सर्वदा अनुचित नहीं है। सर्वदा अनुचित है, एकदम है, उचित है, ये नहीं है। आप बताओ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो कि ये जो बच्ची है, मान लो ये हरिजन जाति से आती है, ठीक है, खूब गौर से सोचना। मान लो ये हरिजन जाति से आती है और इसका जात का व्यवसाय पहले से तय कर दिया गया कि इसका काम है मोची का काम, जूता सीने का। ये अगर कोई काम कर सकती है तो सिर्फ जूता सीने का, पॉलिश करने का काम कर सकती है। खूब गौर से सोचना, खूब गौर से। लेकिन ये जन्म लेकर जब बड़ी हुई तो ये विभिन्न बच्चों को पढ़ने जाते हुए देखी और इसका मन हो रहा है कि नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और जाति के लोग क्या कह रहे हैं? इनके माता और पिता, जो जाति के लोग वही ना है। जाति का संरक्षण कौन करता है? माता पिता। वही कहते हैं बबुआ जन्म हो गई, अब तू 5 बरस के हो गई, अब तू जान गिला तहार जाति कुर्मी हवे, तहार जाति चमार हवे, तहार जाति हई हवे, तहार जाति हऊ हवे। वो लोग बताते हैं। नहीं तो ईश्वर को ठप्पा थोड़े देते हैं कि तुम इस जाति के हो। बताओ, ईश्वर देते हैं ऐसा? कोई ठप्पा लगा के देते हैं? नहीं देते हैं। तो ये हमारा समाज के लोग ये हमें बताते हैं और तब कहते हैं कि हम मोची है ना, हमने के काम जूता सिए के। लेकिन वो लड़की कह रही है कि नहीं, मुझे पढ़ना है और पढ़कर बाबा भीमराव अम्बेडकर के तरह विद्वान बनना है। अब बताइए, अब माता पिता कहेंगे बट मैं भी 2 झापड़ भी, अरे हमने की जाति के लोग ना पढ़ता है, हमने की जाति के लोगों को पढ़ाने का अनुमति नहीं है, पढ़ने का अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग को अपना ही काम करना है। तो अब बताओ, उस स्थिति में उस लड़की की मनोदशा क्या होगी, चाहे उस बच्चा का मनोस्थिति क्या होगा? क्या होगा बताओ, सोच के बताओ, क्या होगा? उसका मन लगेगा? जबरदस्ती हम कहेंगे जूता सी तो सिएगा, चाहे वो लड़का सिएगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस काम में नहीं लगेगा। तो बताओ, अपने रोजगार में सफल होगा कि असफल होगा? और यदि वो असफल होता है तो फिर उसकी जीविका कैसे चलेगी? बताओ, उस काम में मन नहीं लगेगा और तुम दूसरा काम करने नहीं दोगे, तो इस स्थिति में उसकी मानसिक, शारीरिक हर स्थिति से वो कमजोर अपने आप को पाएगा और ऐसे में वो स्थिति विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना? उसमें समाज उत्थान की ओर नहीं, कहा जाएगा, पतन की ओर जाएगा। इसी पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आपत्ति है कि समाज ने जो श्रम विभाजन किया है, वो जो जिसका आधार जाति प्रथा बना के रखा है, वह गलत है। क्या है? गलत है। हाँ, आपको अगर श्रम विभाजन करना है तो बच्चों के रुचि के आधार पर कीजिए, उसकी क्षमता के आधार पर कीजिए, रखिए, एक प्रतियोगिता रख कर कीजिए। हाँ, तुम्हारा किसमें किसका
किस बच्चे का रुचि किस में है, जिसमें है जाओ तुम ये सर्व करो, ये रोजगार करो। क्या अब बढ़ई का बेटा बढ़इये के काम करेगा, बनिया का बेटा बनिए का काम करेगा, हैं बताइए। तो फिर इस समाज का सही दिशा का सही मार्गदर्शन हो पाएगा, समाज सही दिशा की ओर जा पाएगा। समाज की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी, और इतनी दयनीय हो जाएगी कि हमारा समाज जो है उत्थान के बदले पतन की ओर चला जाएगा। ये समाज है। समाज किससे बनता है? मानव के मिलने से बनता है। और इसी मानव में यदि अगर हम फूट कर दें, किसी को नीच किसी को ऊंच समझने लगे, तो फिर ऐसे स्थिति में आप बताओ फिर समाज का दिशा क्या होगा? उत्थान होगा कि पतन होगा? पतन होगा। तो इसी पर लेखक पूर्ण रूपेण आपत्ति जाहिर करते हुए अपने इस भाषण में इसी चीज को जनता के सम्मुख रखकर इस पर अपनी बात करना चाहते हैं। ठीक है ना? आगे हम लेखक क्या कहते हैं कि हो सकता है कि मैं जो ये बात कह रहा हूं इस पर जाति के पोषकों की कुछ आपत्तियां हो। आपत्ति समझते हैं ना? तो जाति के पोषक कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। अब लेखक क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कारण है। वे कहते हैं कि इस पर जाति के पोषकों का क्या कहना होगा। तो उनका कहना होगा कि जब कोई व्यक्ति जन्म से जिस रोजगार को करेगा, मैंने अपनी रोजगार को जो निश्चित रोजगार है, जन्म लिया हो, संभाला, और उस समय से वो रोजगार करने लगा। जैसे मान लो बढ़ई का बच्चा है, 5 साल 6 साल 7 साल का हुआ, और उस समय से बढ़ई का काम करने लगे तो वो दक्ष हो जाएगा उस रोजगार में, वो काफी दक्ष हो जाएगा, उस काम को बहुत बढ़िया से करेगा। देख लीजिए, ये जाति के पोषक लोग का कहना है। मैंने आपके माता पिता चाहे समाज के लोग जो आपके जाति के मेंबर है, जो जाति के सदस्य हैं, उन लोगों का कहना है। नहीं, लेखक कहते हैं ठीक है, मैं आपका बात को मान रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो जन्म से करेगा तो निपुण हो जाएगा। जरा आप बताइए हमको, अगर जन्मे से वो रोजगार को करना नहीं चाहे तब क्या कीजिएगा? तब तो जबरदस्ती कराइएगा ना, है? उसकी इच्छा को मारिएगा, उसकी शक्ति को मारिएगा, और जीवन भर के लिए एक ही रोजगार को में बांध दीजिएगा उसको। लेखक इस तर्क को भी मानते हुए फिर कहते हैं, आप बताइए, आप अपने लड़के को बढ़ई का काम सिखा रहे हैं, ठीक है, कह रहे कि हम बढ़ई जाति से हैं, हम अपने बच्चे को बढ़ई का काम सिखाएंगे तो बहुत निपुण होकर बढ़ई का काम में टॉप हो जाएगा। सोचिए, उस समय आएगा कि आप जिससे सामान को बना रहे हैं, मैंने लकड़ी से, उन चीजों को उद्योगों में बनना शुरू हो जाएगा, और आपसे बढ़िया बढ़िया मॉडल तैयार हो जाएगा, और आपसे सस्ते दामे में वो बेचने लगेंगे। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? पोखरा के किनारे घंटी बजाइएगा ना, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है ना। रोजगार बदलने नहीं देंगे, रोजगार बदलने नहीं देंगे, और रोजगार चलवे ना करेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब लोहार के बेटा लोहारी करी है, खुरपी हसुआ बनई है ना, ठीक है, और सारा खुरपी हसुआ उद्योग से बन के आवे। सोचिए, इनसे कम दाम पर मार्केट में वो सुंदर दिखे तो लोग किसके सामान को खरीदेंगे? लोहार वाला भाई के सामान खरीदेंगे। किनका सामान खरीदेंगे? उद्योग वाला खरीदेंगे, क्योंकि सस्ता भी हो जाएगा और सुंदर भी दिखेगा। तो फिर इसका रोजगार का क्या होगा? इसका सामान बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, खाएगा कहाँ से? इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होगी? दयनीय होती चली जाएगी। तो आप बताओ, तो ऐसे में ये इस बेचारे के पास रोजगार होते हुए भी क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। पूरा हमारा समाज बेरोजगार से आ जाएगा। तो फिर समाज पतन की ओर जाएगा कि उन्नति की ओर जाएगा? पतन की ओर जाएगा। इसलिए जो ये श्रम का विभाजन जाति को आधार बनाकर किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है, और यह किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय समाज के लिए सही नहीं है। लेखक इसे खंडित करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये
श्रम विभाजन जो जाति प्रथा के आधार पर हुआ है, ये भारत में गरीबी का मुख्य कारण भी है। कैसे गरीबी का कारण है? कैसे? आपकी क्षमता ज्यादा है। अब देखिए, एक ही माँ बाप के अगर 4 गो बच्चा है, 4 बच्चा पढ़ना चाहता है? सही से बताइएगा। 4 बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन 1-2 बच्चा जरूर है तू पढ़ना चाहता है। कहता है कि हम पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, एगो कहता है कि हम पुलिस बनेंगे, एगो कहता है कि हम खेती बाड़ी कर लेंगे आराम से। और एगो बच्चा क्या करेगा? रोज झाड़ झूर के टी-शर्ट पैंट चढ़ा लेगा और दिन भर गांव का चक्कर करेगा। ठीक है ना? वैसा भी होगा। तो अब आप कहिए चारों को एक एक रोजगार कर, तो बताओ स्थिति क्या होगी? नहीं, तो जाति प्रथा इतनी घिनौना प्रथा है कि लोगों को जीवन भर के लिए एक ही रोजगार में बांध कर रख देगा। और आजकल उद्योगों का समय है। उद्योग समझते हैं ना? औद्योगिक क्रांति चल रही है। नित्य नए जो है आविष्कार हो रहा है, नए जो है फैक्ट्रियां स्थापित हो रही है। और जो सामान हम घरेलू मैंने घर पर बना रहे थे, वो सारी चीजें आज फैक्ट्रियों से बन रही है। तो ऐसे में जरूरत है कि पेशा बदलने की जरूरत पड़ती है। नहीं, अब ये रोजगार से काम नहीं चल रहा है, पेट नहीं भर रहा है, छोड़ो अब चलते हैं, अब दूसरा काम कर। ये समय है। लेकिन जाति प्रथा क्या कहेगी? बबुआ चले चाहे ना चले, चाहे भाड़ में जाए, तारा ये करे बा। अब तू करोगे एक ही रोजगार, पैसा भी नहीं आएगा, पेट भी नहीं चलेगा, और समय से पहले ही जो है टन बोल जाओगे, शरीर छोड़ के भाग जाओगे। क्योंकि चलो जब जाति नहीं भागने दे रहा है तो हम ही भाग जाते हैं। तो समाज की स्थितियां जो है बद से बदतर की ओर चली जाएगी। तो इसलिए जो है जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन है, ये भारत में गरीबी और पिछड़ेपन का भी कारण है। और ये उद्योगों में हो रहे उत्पीड़न से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें सदैव जो है इस जाति प्रथा को समाप्त करना चाहिए, सदैव इसको जो है अपने से दूर कर देना चाहिए। और हमें जो है मिलकर एक समाज बनाना चाहिए, जिस समाज में श्रम विभाजन किसी जाति के आधार पर न हो, बल्कि व्यक्ति की रुचि व क्षमता के आधार पर उसका निर्धारण किया जाए, जहां हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी काबिलियत अनुसार अपना रोजगार का चयन करे और उसमें बेहतर करके दिखावे। ठीक है ना? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अंत में यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र की स्थापना 4 विशेषताओं से हुआ है। क्या है? समानता। पहला समानता, उसके बाद एकता, उसके बाद प्रेम, उसके बाद भाईचारा। ये 4 चीजें जो है लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाती है। और जब आप रोजगार को बांटते हैं तो आपको सिर्फ दिखाई देता है कि हम रोजगार बांटते हैं। अरे आप आदमी को बांट रहे हैं भाई। अब बाबू साहब जाइए ना, मोची का लगवा था, जूतवा लगे से फेंक दिया है एकरा का पॉलिश का। तो क्या किया? वो दोनों को साथ लाया आपने? लाया? बताइए। आपने वहां दुराव स्थापित कर दिया, लोगों को बांट दिया। तो जहां लोग बंट जाएंगे, जहां आपसी प्रेम नहीं रहेगी, उस देश की उन्नति के बारे में सोचना, समाज को तरक्की के बारे में सोचना मूर्खता से कम नहीं है, मूर्खता से कम नहीं है। तो इस चीज को सदैव ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं जब इतना बात कहूंगा तो समाज हमसे प्रश्न जरूर पूछेगा, तो आप ही बताइए ना, तो आदर्श समाज कैसा होगा? तब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरे विचार से आदर्श समाज समानता, प्रेम, भ्रातृत्व और आपसी संबंधों के उच्च करने जैसे विशेषताओं के स्थापित करने से हमारा समाज आदर्श समाज होगा। ऐसे समाज में यदि हम विकास के लिए 1 रुपया भेजेंगे तो उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, जहां हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार होगा, जहां लोगों में
असमानता नहीं होगा, समानता होगा। लोग बटे हुए नहीं होंगे, लोग साथ होंगे। जब सभी लोग साथ होंगे तो एकता स्थापित होगी। उस एकता से भारत का और समाज का विकास संभव होगा। समाज में शिक्षा बढ़ेगी, सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, सबको समानता का अधिकार प्राप्त होगा और समाज के साथ साथ देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। इसलिए श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा न होकर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जाति प्रथा न होकर जाति प्रथा न होकर व्यक्ति की क्षमता, उनकी रुचि, उसकी काबिलियत होना चाहिए। इसलिए लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो इच्छा अनुसार अपना रोजगार का चयन करें और उसमें अपनी काबिलियत को स्थापित करें। तो आपने अभी देखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ में इन्हीं बातों को स्पष्ट करते हुए समाज को एक दिशा दी है, उसे बदलने का प्रयास किया है और जो है समाज में एक नई प्रेरणा आवे और समाज एक नई दिशा की ओर बढ़े, यही डॉक्टर भीमराव का कहना था। ठीक है, चलिए तो अब जो है इस पाठ पर पुनः हम लोग जो आगे जो है फिर पढ़ेंगे हम लोग। तब तक जय हिंद।